जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम समझते हैं क्या होता है G4, G6, G7, G8, G10, G11 और फिर G20 के बारे में। ठीक है, यह इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। ठीक है, और आपको जो है इनमें जितने भी मतलब अभी यहाँ पे हमने लिखा है G4, G6 के बारे में, इसके बारे में विस्तार जानकारी देंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक क्लास को देखिए, आपको टोटल चीज पता हो जाएगा और फिर कितने देश आते हैं, उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, ये टोटल चीज बता दिया जाएगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। G4, G स्टैंड फॉर द ग्रुप। G का मतलब ग्रुप होता है और ग्रुप का मतलब होता है समूह। ये समूह देखिए, समूह क्यों बनाया जाता है, पहले इसका मतलब विस्तार समझिए। ग्रुप का मतलब समूह, ऐसा कोई विचारधारा, हम समझाते हैं आपको, समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा कोई विचारधारा, ऐसा कोई मतलब आर्थिक व्यवस्था में समृद्धि के लिए, या हम कह सकते हैं सैन्य व्यवस्था में समृद्धि के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मतलब एक विकसित देशों का समूह के लिए, या एक विकासशील देशों का समूह के लिए, या फिर किसी चीज का मांग करने के लिए, है ना। जब किसी चीज का मांग किया जाता है तो उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है। जैसे कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, क्या अकेले हो गया था? नहीं, उसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, मजहब, उन सब से वे ऊपर उठ करके सभी अपने आजादी का मांग लड़ा था, है कि नहीं। तो वो क्या था, वो एक पहले समूह बना, उसके बाद संगठित हो गया, और संगठित होने के बाद वो क्या किया, विरोध किया, है ना। तो वो समूह बना कि नहीं बना। तो जी का मतलब ग्रुप होता है। अभी आप जितना चीज देख रहे हैं इसके बारे में आपको टोटल जानकारी देंगे। तो चलिए समझते हैं। G4 का मतलब क्या होता है। जी ग्रुप हो गया, समूह हो गया, और समूह का मतलब क्या होता है, एकता। यानी किसी भी चीज का मांग करने के लिए या किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ग्रुप का उपयोग किया जाता है, ये आप सब जानते हैं। चलिए G4 में क्या, G4 का मतलब क्या होता है। देखिए G4 का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 2005 में। G4 का स्थापना 2005 में हुआ था। देखिए आप लोग यूएनओ का नाम सुने होंगे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें देखिए इसके 6 अंग होते हैं। ठीक है, एक अंग होता है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसे हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, है ना। और सिक्योरिटी काउंसिल का जो अंग होता है, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर होता है, उसे वीटो पावर मिलता है। आप लोग तो जानते हैं वीटो पावर, और यहाँ आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे वीटो पावर के बारे में। इसमें जो है ना, वीटो पावर में मात्र 5 देश आता है। ठीक है, जिसमें हम बात करें, पहला आता है आपका अमेरिका, दूसरा आता है ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रूस, चाइना, रूस एवं चीन, जिसे हम लोग चीन भी कहिए, है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन। अमेरिका कहां से, अमेरिका उत्तरी अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस यूरोप से, और रूस और चीन आपका एशिया से आ गया। ठीक है, तो ये वीटो पावर है। G4 जो है, G4 का स्थापना हुआ 2005 में। और ये क्यों हुआ, ये हुआ वीटो पावर का मांग कर रहा है। G4 किसका मांग कर रहा है, वीटो पावर का। तो G4 का मतलब होता है ग्रुप 4, है ना। ग्रुप 4 ये क्या चीज का मांग करता है, परमानेंट सीट्स इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। मतलब ये वीटो पावर तो मांग ही रहा है, लेकिन किसके लिए मांग रहा है, ठीक है, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ के लिए नहीं, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सुरक्षा परिषद के लिए, शक्ति के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। देखिए G4 जो मांग कर रहा है, ये कौन कौन से देश हैं, इसमें से सबसे बड़ा भूमिका है अपना प्यारा भारत, इंडिया का, है ना। उसके बाद सेकेंड स्तर पर है आपका भारत, उसके बाद है जापान, थर्ड में है जर्मनी, फोर्थ में है अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी, और फोर्थ में है ब्राजील, है ना। इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। ये किस में आता है, ये आता है G4 में, G4 में। ठीक है, तो G4 समझ गए। अब समझते हैं हम लोग G6। देखिए G6 का मतलब होता है ग्रुप 6। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। यह कैसा समूह है, तो ये अत्यधिक विकसित देशों का समूह है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि G6 से ही आपको आगे पता चलेगा किस किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस किस प्रकार से घट रहा है। अत्यधिक विकसित देशों का समूह है, और इसमें जो है 6 देश आता है। कितना देश आता है इसमें, 6 देश आता है। पहला देश की बात करें तो पहला आपका आता है अमेरिका आता है। दूसरा में आता है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, और फिर चौथा स्थान में आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चौथा में जर्मनी, फिर इटली। ठीक है, 1 2 3 4 5, और एक है आपका जापान, याद रखिएगा। और एक बात आपको और इंटरेस्टिंग हम बताना चाहेंगे, अमेरिका ने
जब 1945 में 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को, है ना, जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी में क्या किया था, परमाणु बम फोड़ा था। ठीक है, तो एक संधि भी करवा लिया था, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। वो संधि क्या था? वो संधि था कि जापान जो है अपना जीवन में कभी भी सेना का उपयोग नहीं करेगा, कभी भी वो सेना नहीं रखेगा, है ना। उसके पास, जापान के पास एक भी सेना नहीं है, जैसे भूटान के पास नहीं है। तो जापान का आजीवन सुरक्षा जो है वो कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ठीक है, जापान का आजीवन सुरक्षा अमेरिका कर रहा है ना। तो जहां जहां अमेरिका जाएगा वहां वहां जापान जाएगा। तो ये बात भी नोट करके रखिएगा आप लोग, है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिर क्या है? जापान। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 देश को हमेशा याद रखिएगा। ये यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ब्रिटेन का विक्टोरिया के बारे में सुने होंगे, फ्रांस का नेपोलियन पढ़े होंगे, नेपोलियन का हिस्ट्री। ठीक है, जर्मनी का हिटलर, वो जो तानाशाह था। ठीक है, इटली का डोमेटो मुसोलिनी, जो बैल था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और जापान का तो क्या कहना, वो तो पूरा दुनिया जानता है। तो G6 में 1975 का स्थापना हुआ था, अत्यधिक विकसित देश। देखिए G6 में कितना देश आता है? 6 मतलब 6। अब एक देश अन्य और आ गया, एक देश और जुड़ गया, जिसका नाम है कनाडा। कनाडा जैसे जुड़ा तो बोलिए G का मतलब तो ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप G6 से बन गया क्या? G7। G6 से क्या बन गया? G7। कनाडा के जुड़ने से बन गया G7। ठीक है, अब देखिए कनाडा के बाद रसिया बोला हम भी जुड़ेंगे, RUSSIA, रसिया। रसिया को भी जोड़ दिया गया, तो बोलिए G7 क्या बन गया? G8। देख रहे हैं कैसा ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, पूछेगा G8 में कितना देश आता है? तो G8 में 8 देश आता है। बताइए कौन कौन? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, और उसके बाद कनाडा, और उसके बाद रूस। तो हो गया G8। ठीक है, लेकिन ये जो रूस है, रूस का जो है ये USSR हुआ करता था, 15 देश में टूट गया, है ना। सभी उसके बारे में जानते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर आपका हो गया मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और फिर आपका ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, और ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और फिर एक रूस हो गया। ठीक है, तो रसिया जो है, रसिया क्या किया? रसिया जो है, अभी यूक्रेन के बारे में बताए थे ना, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। तो यूक्रेन का एक क्षेत्र था जिसका नाम था क्रीमिया। ये जो है, ये रूस जो है क्रीमिया पर आक्रमण करके जीत लिया था, है ना। क्रीमिया पे अपने मन से आक्रमण कर दिया 2014 में। और क्रीमिया कहाँ पे है? यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन का क्षेत्र था, उसको जीत लिया। जीतने के कारण देखिए यूरोप का देश है कि यूक्रेन। ठीक है, तो यूरोप वाला जो है ये रूस का विरोध करने लगा कि तुम जो है बिना मतलब का हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेते हो। और फिर रूस के बारे में प्रचलित है कि रूस सबसे ज्यादा साइबर क्राइम करता है। साइबर क्राइम के आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे भारत में आपका झारखंड में जामतारा हो गया, किस प्रकार से हैकिंग के माध्यम से किया जाता है। नॉर्मल सा रहेगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट अभी फोन में आ गया कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया आ गया है, डायरेक्ट आ गया, मेरा अकाउंट में 50 लाख रुपया आ गया, जबकि कोई भी स्रोत नहीं है आने का 50 लाख रुपया, है कि नहीं? कोई भी स्रोत नहीं है 50 लाख रुपया आने का। अब और हम उस लिंक पे जैसे क्लिक किए, ठीक है, तो हमको लेके चले गए अंतरिक्ष, अब वो अपना दुनिया में। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से रूस जो है लालच दे करके जो विकसित देश बनता है यूरोप, उसको लालच दे करके अपने पास बुलाता है और फिर उसके साथ हैकिंग कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है अभी आप समझ गए G6 के बारे में। G6 क्या होता है समझ गए, G7 क्या होता है समझ गए। G8 बना, लेकिन G8 बन करके रहा नहीं। क्यों? क्योंकि क्रीमिया पे आक्रमण किया था, इसीलिए यूरोप देश जो है इसका विरोध किया और G8 को हटा दिया। G8 पुनः बन गया G7। ये समझ में आ गया। अब आपको हम समझाते हैं G8 के बाद G10 क्या होता है। ठीक है, और G11 क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको बताए वो समझ में आ गया होगा। क्या बताएं? G6 कंप्लीट था, G7 कंप्लीट था और G8 भी कंप्लीट था, लेकिन G8 नहीं रह पाया। क्या हो गया? पुनः G7 हो गया। तो G7 में 7 देश आता है, आप सभी को पता है। तो पहला अमेरिका है, दूसरे बाद ब्रिटेन है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद कौन सा है? जर्मनी है, फिर इटली है, और फिर हम बात करें कनाडा है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले यानी जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो G7 को G11 बनाना चाहते थे। तो G11 कैसे बनेगा? जब इसमें 4 अन्य देश जुड़ेगा तब। ये क्या बनना चाहता था? G11 बनना चाहता था। G11 की बात करें तो G11 में इसका थिंकिंग था कि जो विकसित हो गया है वो भी रहे, जो विकासशील है, मतलब कि डेवलपमेंट एंड डेवलप मेकिंग दोनों प्रकार का देश बने, जिसमें कि 4 देश को चुना गया।
और 4 देश में पहला आप इंडिया का नाम रखा गया कि इंडिया को भी अब इसमें रखेंगे, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया को रखा गया क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो ये अमेरिका के प्रभाव में ज्यादा रहता है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो छोटा पगला किम जोंग वो रसिया के प्रभाव में ज्यादा रहता है, इसलिए वहां पे कम्युनिस्ट शासन पद्धति है, ठीक है। इंडिया, साउथ कोरिया एवं थर्ड स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जानते हैं चौथा स्तर पे कौन है, फिर बेइज्जती करने के लिए बुला लिया रूस को ठीक है, जिसको G8 से भगाया था उसको फिर बोला दिया है कि नहीं हम इसको भी शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे रणनीति चला गया है, ठीक है। तो अगर भारत इसमें शामिल होता है G11 में और रूस के साथ अगर व्यापार ठप हो गया तो ग्रुप का मतलब था समूह, हम जैसा करेंगे तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। तो भारत जो है रूस के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा और ये भारत के लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि रूस हमारा परम मित्र था पहले से, ये 1971 से भी पहले की बात है, ठीक है। तो आप देख लिए तो G11 में कितना आएगा, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं रूस। लेकिन अन्य सभी देश को जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूक्रेन वाले हैं, यूक्रेन वाले रूस को नहीं लाना चाहता है क्योंकि 2014 में जो है ये क्या किया था, क्रीमिया के ऊपर में मतलब आक्रामक रूप से मतलब उस पर प्रहार करके वो छीन लिया था, जब्त कर लिया था। तो ये आपको समझ में आ गया G11। तो अगर G11 नहीं बनेगा तो अगर रूस को हटा दिया जाए तो G11 क्या हो जाएगा, G10, इसी को ग्रुप 10 कहते हैं। और D10 का मतलब जानते हैं क्या होता है, देखिए G11, G10 और D10। D10 का मतलब क्या होता है, D फॉर डेमोक्रेटिक, है ना। एंड द 16% ऑफ अमेरिका सेज दैट गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल and the 16th president of America says that government of the people, government by the people and government for the people। मतलब कि अगर हम लोग बात करें अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन साहब, वो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो इसी प्रकार D10 को ध्यान में रखा गया। D10 का मतलब लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र देश यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो G7 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका कौन रहेगा, इंडिया रहेगा, साउथ कोरिया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो उम्मीद है आपको जो है G10 और G11 भी समझ में आ गया। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों अभी जो हम आपको बताए हैं G4, G6, G7, G8, G10, G11 इसके बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम G20 के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। 2019 में कहाँ बैठक हुआ था G20 का, 20 में कहाँ हुआ था, 23 में कहाँ हुआ था, है ना। 23 में हुआ है ना, भारत में हुआ है, 2024 में अभी ब्राजील में हो रहा है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स देंगे और आपको टोटल जितना 20 देश है वो टोटल आपको याद करवा देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं तो अभी आपको G20 वाला वीडियो मिलेगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।